Good morning, all of you. So, welcome back again in the next episode of Oscillations. और इसमें हम आज कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। और एक दो डाउट्स भी आप लोगों के हैं, वो भी मैं इसी में इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है, अगर आपको याद होगा, तो इस न्यूमेरिकल पर हमने बात ख़त्म की थी। और वो न्यूमेरिकल था बॉडी ऑफ मास एग्जीक्यूटिंग SHM। उसका मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ था, हमको उसका एक डिस्टेंस पर वेलोसिटी 50 था, तो वो डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। एक डिस्टेंस जिस पर वेलोसिटी 50 थी, वो डिस्टेंस निकालना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन। अब इसका टाइम पीरियड हमको निकालो बोला है, ठीक है। दैट इज़ गिवन डेटा अगर लिखा जाए तो ये आ जाएगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स मीन पोजीशन से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम कहते हैं कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, एम आई राइट, सॉरी 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए ओमेगा। अगर ओमेगा मेरे पास होगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखता हूँ, वी नो दैट करेक्ट, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसे लिखूँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स ये होता है। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ना मैं इसका, सिर्फ इसका माइनस होता है वो अपने को पता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मैंने ले लिया तो यहाँ से मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है। ओमेगा स्क्वायर विल बी a बाय एक्स, और दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a ओवर x, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दूँ तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल्स टू a ओवर x, मिल गया ना। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू नीचे आएगी a बाय एक्स। अगर उसको ऐसे ले लिया आपने ऊपर तो यह आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ x बाय a। ये वही इक्वेशन है जो हमने कुछ दिन पहले जो है, कुछ एपिसोड पहले हमने टाइम पीरियड के एक फॉर्मूले में पढ़ी थी शायद। अगर नहीं पढ़ी होगी तो आगे आ जाएगा, मैं बता दूंगा पॉइंट। स्प्रिंग ब्लॉक शुरू करने से पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं दोबारा से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो x बाय a, x इज द डिस्प्लेसमेंट और a इज द एक्सेलरेशन। लगाओ फिर यहाँ पर इक्वेशन, 2 पाई, x इज द डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच इज 3 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इज 12, ये आ जाएगा 4, ठीक है। 4 रूट के अंदर, तो 4 रूट के अंदर से बाहर आया तो आंसर इज पाई, तो टाइम पीरियड इज पाई सेकेंड्स। 3.14 सेकेंड इज द आंसर, ऑप्शन 3.14 सेकेंड, ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसे होगा आंसर। So next question is the displacement of an oscillating particle varies with time according to the equation y is equals to sin of pi by 2, ब्रैकेट में दिया t by 2 प्लस 1 by 3, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली। ये वेलोसिटी वाले क्वेश्चन जैसा ही है, हमने जैसे वेलोसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो ये हो जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, अब ये जो 2 पाई है इसको अंदर लेके चल जाओ ब्रैकेट के अंदर में, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद ये बन जाएगा पाई t डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3 टू द 6। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिलाकर देखते हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5। और यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा होगा, एम्पलीट्यूड 1 है यहाँ पर, तो लिखा नहीं गया उसको, ठीक है, 1 है वो इसीलिए लिखा नहीं गया, ये डायरेक्ट आ गया साइन पाई टी बाय 4। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो t का कोइफिशिएंट जो है वो ओमेगा है, t का कोइफिशिएंट कौन है, ओमेगा है। देयरफॉर हम बोलेंगे कंपेयर किया तो हमको पता चला कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है, वो छोड़ दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखो सिर्फ t का कोइफिशिएंट ओमेगा है, तो यहाँ पर t का कोइफिशिएंट पाई बाय 4 है, तो हम लिखेंगे कि ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 आया है। ओमेगा इज इक्वल्स टू अगर पाई बाय 4 है तो मुझे निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है ए मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। एक्स की वैल्यू होती है उसके साथ जनरल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, जब मैक्सिमम हो जाता है तो तब उसकी एक्स की वैल्यू ए हो जाती है, तो ओमेगा स्क्वायर ए। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ज़रूरत है कि उसकी है पड़ी, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है,
एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 1, ये मिला हमको। तो यहाँ से फिर इक्वेशन में लगा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर दैट इज पाई बाय 4 का स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 1। पाई स्क्वायर बोले तो 10 होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 10 और ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाय 16 एंड इट कम्स टू बी 0.62, ठीक है। पाई स्क्वायर की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटेड 10 कर लेना, डिवाइड बाय 16 कर लेना, 10 बाय 16 दैट इज इक्वल्स टू 0.62 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। रिमेंबरिंग, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें दिया हमको कि एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। जो कुछ दिया लिख लो, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इफ टाइमिंग इज स्टार्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है ना, और मोशन तो पहले से चलता रहता है, लेकिन जब वो x इक्वल टू 0 पे था तब टाइमिंग स्टार्ट की गई। तो हमको बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालो। तो चलिए फिर निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हो जाएगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल T। ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा, अगर है ना, ये फॉर्मूला भी याद होगा। तो 1 अपॉन कैपिटल T दैट इज 1 अपॉन 4, इट इज इक्वल्स टू 0.25 साइकिल पर सेकेंड लिखते हैं या हर्ट्ज लिखते हैं उसकी स्टैंडर्ड जो है तो यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। ये है n आपका, ओके, मिला। चलो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या निकाला बोला है, द डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एट 0.5, तो अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखो पहले। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी x इक्वल्स a साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, ये इक्वेशन हो गई है। अब अपने को बोला है कि टाइम की वैल्यू कितनी रखना है, एट t इक्वल्स 0.5 सेकेंड बोला ना, 0.5 सेकेंड। जब ये वैल्यू आप रखोगे तब कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू a, एम्पलीट्यूड कितना है 5, साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखेंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल T ना, ठीक है, या 2 पाई n लिख दो। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से भी लिख लो, ये फॉर्मूला है आपके पास में। देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T भी है, वो भी लिख सकते हो, या फिर 2 पाई n भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो, एक ही बात है, सेम बात है वो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 पाई अपॉन कैपिटल T वाला फॉर्मूला, ठीक है। और छोटू t की जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पर 0.5। 0.5 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 0.5 बोले तो 1/2। तो ये इक्वेशन मेरे पास में हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 4 इंटू 1/2। 2 ने 2 को मार दिया, π/4, साइन π/4 यानी कि साइन π/4। साइन π/4 बोले तो साइन 45 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1/√2, 5/√2, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 5/√2 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर, ठीक है। ये हुआ सेकंड आंसर उसका, ओके। चलो थर्ड क्या दिया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो थर्ड को निकालते हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन मैक्सिमम लिखा तो a मैक्स का फॉर्मूला आता है ओमेगा स्क्वायर इंटू a, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू a बोले तो 2 पाई अपॉन कैपिटल T का होल स्क्वायर इंटू a, ठीक है, ऐसा लगा देना है। तो आपके पास में आ जाएगा a मैक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन t। t कितना था, t था 4 सेकंड, उसका स्क्वायर बोले तो 16 और a की वैल्यू है 5। तो ये आंसर आपके पास में आ जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 12.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आने वाला है, ओके। ये याद रख लो। रफ फिगर में सॉल्व करोगे अगर तो ऐसा है, शॉर्टकट दे दूंगी इसका। देखो रफ फिगर में सॉल्व करने का तो रफ कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कितनी 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लेना
10 ले लेना, नीट के लिए देख लेना, ठीक है 10 ले लेना, इसकी वैल्यू 16 और इसकी वैल्यू कितनी 5, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका 40/16, ये हो गया 40, नीचे हो गया 16, ये हो गया 5, ठीक है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 12.5 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। 4 से काट दो, ये 4 आ जाता है, ऊपर में ये आ जाता है 10, 5 50, 50/4, यानी कि आंसर इज 12.5, ठीक है, ऐसे आ जाता है। ये रफ कैलकुलेशन के लिए, बस ये ऐसे बता रहा हूँ, बस रफ कैलकुलेशन के लिए। द लास्ट पॉइंट क्या दिया, द वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर, वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 3 सेंटी वाला मीटर। तो वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन अपनी होती है ओमेगा, मैग्नीट्यूड में ही लिख लो तो काफ़ी है, a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्योंकि वेलोसिटी जो है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, क्योंकि अपने को ये बोला कि x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं बोला कि वो किधर जा रहा है, वो राइट को जा रहा है या लेफ्ट को जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्मूले में है ना प्लस माइनस, तो वही वाला, ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे इसकी इक्वेशन को, ये आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया 4, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, x की वैल्यू 3 दिया है, तो ये हो गया आपके पास में x का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास में आई है प्लस या माइनस, क्योंकि प्लस या माइनस इसलिए बोल सकते हो क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या नेगेटिव अपने को पता नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास में क्या बचेगा 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 बोले तो 16, 16 रूट के बाहर आया तो कितना हो गया 4, ठीक है, 4 से 4 कट गया, बचा 2 पाई, तो बचेगा 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, या वेलोसिटी को लिख सकते हो प्लस माइनस 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, फाइन, समझा, ओके। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसके अंदर दिया है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, गुड, एक्सट्रीम बोल दिया तो x की वैल्यू लिख लेना, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, ठीक है, एक्सट्रीम से शुरू किया तो कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी x की वैल्यू दिया हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड, t की वैल्यू दिया 1 सेकेंड, ठीक है, ऐसा दिया है। डिटरमाइन इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है, चलो फिर टाइम पीरियड निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है अगर, तो इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं वैल्यूज, x की वैल्यू इसके अंदर में पुट कर दिया अगर, पुटिंग x की वैल्यू a/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ये a और ये आ जाएगा cos ओमेगा, ओमेगा बोले तो 2 पाई बाय कैपिटल टी ना, ठीक है, ओमेगा इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 सेकेंड, है ना, छोटू टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड ना, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास में इक्वेशन आ रही है a से a मर गया, cos ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/2, और cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos थीटा, ऐसा ओमेगा बोले तो थीटा समझ लो ना, cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर, तो आप उसको लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 60 होगा जब 60 बोले तो π/3 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2 हुआ करता है, देयरफॉर 60 आ गई वैल्यू ओमेगा की, ये ऐसा इक्वेशन है, ठीक है, ऐसा इक्वेशन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया π/3, ओमेगा की वैल्यू π/3 है, ओमेगा की वैल्यू लेकिन हमको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होती है, इट इज इक्वल्स टू π/3 है, तो ये पाई ने पाई को मार दिया, टी की वैल्यू 6 हो गई, 6 सेकेंड्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एट पोजीशन x1 एंड x2 आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकालना है अपने को, वेलोसिटी की वैल्यू x1 और x2 पर v1 और v2 ये दिया है, तो चलो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, पता है अपने को। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, ये याद है ना इक्वेशन, अगर ये याद है आपको इक्वेशन तो यहाँ से इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी इक्वेशन को ऐसे बना लो। अब अपने को जो इक्वेशन क्वेश्चन में बोला है वो ले लो, क्या क्या बोला है, एट
x1, डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, तो वेलोसिटी कितनी है v1, तो अपन उसकी इक्वेशन लिखेंगे v1 इज इक्वल्स टू ओमेगा ए माइनस x1, तो उसकी जगह पे v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड तो सेम है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो जाती है x1 का स्क्वायर, ठीक है। एक ही ऑसिलेशन है, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड सब सेम है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो वेलोसिटीज अलग अलग है, बस इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद में बोला अपने को एट x2 पर बोला है कि वेलोसिटी v2 होती है, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसी बन जाएगी। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन अगर आपके पास है तो क्या करो, इसमें से अगर आपने लिया सब्ट्रैक्शन तो कैंसलेशन हो सकता है यहाँ से, ठीक है, अपने कैंसलेशन मिल सकता है यहाँ से। और अपने को ओमेगा निकालना है ना, ओमेगा सेपरेट करना है, तो ओमेगा सेपरेट करने के लिए आपको, क्योंकि आपने डिवीजन ले लिया अगर इनका, तो ओमेगा कट जाएगा, तो क्या करो सब्ट्रैक्शन ले लो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा देखो ज़रा, LHS और RHS फिर लिखते हैं, इसको एक्सपांड करके लिख देंगे डायरेक्टली, तो अपने पास इक्वेशन आ जाती है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे आप सब्ट्रैक्शन, माइनस के बाद में ये लिखेंगे, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये माइनस और इधर का माइनस मिलाकर हो जाता है प्लस। अगर आपको वैसे समझ नहीं आता है तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और ब्रैकेट लगाने के बाद में ये इक्वेशन माइनस के साथ ही लिखो, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये तो माइनस रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक स्टेप मैं कम करता हूँ क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी तो है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में इक्वेशन, तो यहाँ से कौन कौन कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए प्लस और माइनस के कैंसिल हो गया, आपके पास में 2 इक्वेशन बची है। अब ये 2 इक्वेशन बची तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर, अगर आपने कॉमन खींचा ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, और x2 जो है ये प्लस में है और x1 जो है ये माइनस में है, तो इसको ऐसा लिख दो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, अरे समझे कि नहीं, है ना, ऐसे लिख देंगे, एक प्लस को पहले ले लिया, माइनस को बाद में ले लिया। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखा, तो ओमेगा स्क्वायर की मेरे को वैल्यू मिल रही है यहाँ पर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, ऐसी मिल रही इक्वेशन। अब इसका अगर अपन ने स्क्वायर रूट कर दिया, तो स्क्वायर रूट करने के बाद ये इक्वेशन मिल जाएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और डिवीजन में मिल रहा है x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, एंड दिस इज़ आवर ओमेगा, ये है हमारे ओमेगा की वैल्यू। अरे समझे कि नहीं, ठीक है, दिस इज़ आवर ओमेगा। बस इतनी पॉइंट आपको समझना था, यहाँ तक कि ओमेगा समझ में आया। अच्छा, अगर ये ओमेगा समझ में आया तो टाइम पीरियड भी समझेगा, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा का रेसिप्रोकल यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड का इक्वेशन। टाइम पीरियड का इक्वेशन हो जाता है 2 पाई, और रूट के अंदर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये आ गया मेरे पास में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारी फाइनल इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, समझ आई इक्वेशन, तो ये हो गई टाइम पीरियड की इक्वेशन, ऐसे लिख लो, ओके नाइस। अब क्या है निकालना, हमको निकालना है, क्वेश्चन कहाँ गया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ओके एम्पलीट्यूड निकालना है। तो अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो, 1 और 2 देखो, और इसमें से एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड निकालना है तो क्या करो, ओमेगा को अपन कम कर देंगे, ओमेगा को कम करने के लिए दोनों का डिवीजन ले लेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन का डिवीजन। तो हम बोलेंगे फॉर एम्पलीट्यूड, अगर हमको एम्पलीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन, है ना, डिवाइड इक्वेशन 1/2, ठीक है, सेकंड इक्वेशन से 1 को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन,
आपका यहाँ पे आ जाएगा v1 का स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, है ना। ओमेगा स्क्वायर गेट्स कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इधर चला गया, तो ये आपके पास में आ गया v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 इधर चला गया तो ये आ गया v2 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से क्या करो, a वाले टर्म एक जगह कर लो, a वाले टर्म एक जगह, तो अगर ये v2 को इधर ला लिया आपने तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इतनी बेसिक स्टेप्स तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे आया बोलकर, और बस आप इसको इधर उधर कर रहे हो, फिर ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में v1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ गया। यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकल गई अपने पास, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ये पूरा आ जाएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले को याद रखने का एक बहुत ही आसान मेथड है, और वो ये है कि इसमें क्या क्या है इक्वेशन वो देख लो, सिर्फ क्या क्या है पहले देखो ज़रा, ये देखो यहाँ देखो ज़रा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, नीचे भी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है। अब v1 और v2 के पहले ऐसे लिख दो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ऊपर नीचे लिख दो, और उसके बाद क्या करो, यहाँ पर x2 स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर x1 स्क्वायर लगा दो, ये आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो दिस इज द केस विथ एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन समझा। तो ये था आपका टाइम पीरियड और ये है आपका एम्पलीट्यूड। ये वाले क्वेश्चन का रिजल्ट याद रखना है, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट। ठीक है, कैसे आया वो भी याद रखो, लेकिन रिमेंबर द रिजल्ट। इसी रिजल्ट को हम जो है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर में। जब एक क्वेश्चन आएगा आपको, समझ लो एक एग्जांपल दिया और आपको ये क्वेश्चन दिया कि वेलोसिटी इज़ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और दिया कि v2 जो है वो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है फॉर समझ लो x इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं वेलोसिटी को चेंज कर लेते हैं, वेलोसिटी को बढ़ा लेते हैं 12, ओके, और यहाँ पे कर देंगे x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा है। तो आपके पास में अगर ये x1 x2 की वैल्यूज़ है और ये v1 v2 की वैल्यूज़ हैं, है ना, ये v1 v2 की वैल्यूज़ है, तो इसमें से आपको बोला जाएगा कि एम्पलीट्यूड फाइंड करो और टाइम पीरियड फाइंड करो। ये दोनों भी आप इसमें से कर सकते हो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके भी। ठीक है, माइनस आओ प्लस आओ बाद में देखेंगे अपन, लेकिन इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ये एक वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर, और 12 सेंटीमीटर पर सेकंड है 3 सेंटीमीटर पर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर यानी कि डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, है ना। डिस्प्लेसमेंट की मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना, ऐसे होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो अप्लाई करो ज़रा, सिर्फ ऐसा देखते मत बैठो कि यार ये क्वेश्चन हमसे कैसे सॉल्व होगा, अभी एररलेस तो बहुत डेंजर हो गई है। क्या करो, ये वाला लॉजिक दिया ना, ये क्वेश्चन दिया ना, तो लॉजिक अप्लाई करो ना, अप्लाई, जो कुछ सीख रहे हो उसको अप्लाई करो, नहीं तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बहुत सारे एपिसोड्स हो चुके हैं मेरे, तो ऐसा होना चाहिए था कि आधे से ज़्यादा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था अभी 11 एपिसोड के अंदर। तो ऑसिलेशन, ठीक है, पूरा ऑसिलेशन जो है तो 15 एपिसोड में खत्म होता है, अपना 20 तक जाएगा अभी, समझ रहे हैं। वो 11th एपिसोड हो चुका है और यहाँ तक कि हम अभी यही वाले खेल रहे हैं। अभी तो स्प्रिंग ब्लॉक और एनर्जी बाकी है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एनर्जी और उसके केसेस, ये मिलाकर कुछ 7-8 एपिसोड चलते हैं अभी, समझे। तो थोड़ा सा अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा हम डेटा पढ़ चुके हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल कर चुके हैं, फेजर डायग्राम बहुत डिटेल में देख चुके हैं, 2-3 एपिसोड हमने उस पर डाल दिए, तो उसको अप्लाई करो, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट हो जाता है फेजर डायग्राम अप्लाई करने से। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। चलो एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि आंसर कैसे आएगा हमारा। देखो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो वाला, कितना हो गया था, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, एक्सिक्यूटिंग SHM, एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये होमवर्क में ले लो, डू इट योर सेल्फ। ये देखते हैं, पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है एट t इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल टू 0 है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और ये दिया कि उसकी स्पीड है
0.25 मीटर पर सेकेंड एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ऐसा दिया है। हमको बोला है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है 8 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, सोचो ज़रा। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी इक्वेशंस हो सकती है, ज़रा इक्वेशन सोच लो, फिर ये सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर हम जो है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो आता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर v का मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं जो कि हमको मालूम नहीं है तो वो आएगा ए ओमेगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखते हैं तो आएगा a इंटू कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिखे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम लिखे तो आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, है ना, ऐसे आ जाएगा। और कुछ नहीं याद आ रहा। अच्छा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की एक और इक्वेशन होती है अपने टाइम के साथ। ये तो हो गया डिस्टेंस के साथ, लेकिन हमको डिस्टेंस के साथ इक्वेशन यूज़ करना नहीं है। तो अगर ये इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, देखो हमारे पास में कुछ रिलेशन थे ना, पढ़ाया था मैंने, देखो बहुत आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स याद होंगे अगर तो। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के साथ, डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन। ये सारे रिलेशन हम पढ़ चुके हैं ना, है ना, ऐसा हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, तो ये देखो ये रिलेशन क्या है, वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा है, तो हमारे पास में एक्सेलरेशन की अगर आप इक्वेशन लिखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए, है ना, मैग्नीट्यूड में भी लिखा अगर ये आपने, तो ओमेगा स्क्वायर ए से पहले ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है किसी भी पोजीशन के लिए, तो ये हो जाता है आपका ए और एक्स का रिलेशन, है ना। अब ये टी के रिलेशन कौन से हैं, तो टाइम के रिलेशन कौन से होते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इक्वेशन है आपका, ये है एक्स टी का इक्वेशन। उसके बाद में आ जाता वेलोसिटी निकाले इसमें से तो आ जाता ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। और एक्सेलरेशन निकाले तो आ जाता एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर, ए को स्मॉल क्यों लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल, ये एम्पलीट्यूड है ना, तो एम्पलीट्यूड को लिखो ए ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास में साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, माइनस के साथ आता है, ये माइनस है, ऑब्वियसली माइनस है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास में इक्वेशन हो जाती है। तो ये इक्वेशंस हमारे पास में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो जो गिवन डेटा दिया है उसका क्या उपयोग होगा, तो देखो गिवन डेटा में दिया है x इक्वल टू 0 पे टाइम दिया है 1 सेकेंड, है ना। तो अपन इक्वेशन लिख लेते हैं, और एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है ना, है कि नहीं, कहाँ से शुरू किया, नहीं पता कहाँ से शुरू किया, इक्वेशन क्वेश्चन देखना पड़ेगा। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएन फाउंड टू बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो तो मीन पोजीशन की इक्वेशन ही लगा लेते हैं। जब एक्सट्रीम का नहीं मालूम तो क्या करना, मीन ही लगा देना। तो x इज इक्वल टू लिख लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी a साइन ऑफ ओमेगा टी, लेकिन क्योंकि हमको ये पता है कि वो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर मीन पर आया है, मतलब देखो ज़रा, अगर ये है आपके पास में मीन पोजीशन, तो वो टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर यहाँ पहुँचा है, तो टाइम इक्वल टू 0 पे कहाँ होगा, तो टाइम इक्वल टू 0 पर वो कहीं यहाँ होगा, पीछे, ये पीछे होगा वो कुछ तो भी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये फाई निकालना पड़ेगा। उसका फाई मतलब इनिशियल फेज कितना है, इनिशियल फेज 0 नहीं है ना, इनिशियल फेज 0 कब होता है, फाई इज इक्वल्स टू 0 व्हेन स्टार्ट फ्रॉम मीन, मीन से स्टार्ट करे तब होता है, मीन से स्टार्ट करे मतलब t इक्वल्स टू 0 पर मीन पे थे, t इक्वल्स टू 0 पर मीन पे थे तो फाई की वैल्यू को 0 लेना। लेकिन बाकी के केस में फाई की वैल्यू 0 नहीं है, फाई की वैल्यू कुछ तो है, तो यहाँ पर फाई लगाओ, यहाँ पर लगाओ फाई को, ये आ गया ओमेगा टी प्लस फाई। चलो x की वैल्यू रखो, t की वैल्यू रखो, सारी वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0 a साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू कितनी रहती, कैपिटल टी की वैल्यू है 8 इंटू टाइम कितना है 1, और यह आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, ये a इधर जाकर हो गया 0, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा तब। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे फिर, थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये पूरा थीटा है, देखो ये पूरा थीटा है आपका, दिस इज थीटा,
साइन थीटा की वैल्यू 0 कब, ए इधर चलेगा 0 हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब, जब ये पूरा 0 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 से ये चलेगा 4 टाइम हो गया, तो π/4 इक्वल्स टू π/4 प्लस फाई इक्वल टू 0, देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ π/4, यानी कि देखो वो π/4 रेडियन पीछे खड़ा है, π/4 रेडियन पीछे से उसने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर ये मिल गया तो चलो वेलोसिटी की इक्वेशन पे, तो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि हमारी इक्वेशन में स्टार्ट वाली इक्वेशन में भी, पहली इक्वेशन में भी फाई था डिस्प्लेसमेंट में, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, उसका डेरिवेटिव ये होता है, पर यहाँ नहीं, यहाँ पे आता है, इसका डेरिवेटिव है ये, किसका डेरिवेटिव है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का, इसीलिए ये होगा ए ओमेगा। तो वैल्यूज़ लगा दो, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू है 0.25, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया मैंने 0.25 इज इक्वल्स टू, एम्पलीट्यूड निकालना है हमको, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π/8, ठीक है। कॉस यहाँ पे रखेंगे ओमेगा, ओमेगा बोले तो आ जाएगा आपका 2π/8 इंटू टाइम कितना 2 सेकेंड है ना, टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0.25 है, ये क्वेश्चन में दिया है ना, अरे क्वेश्चन देखकर आ जाओ ध्यान से, ये क्वेश्चन में दिया है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया बस जस्ट, तो और प्लस फाई की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ π/4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस π/4 है ना, ये वाली माइनस π/4 इसके अंदर आ गया, तो ये वैल्यू कितनी है 1/4 इज इक्वल्स टू ए इंटू ये कितना आ गया π/4 कॉस ये कितना है, ये 2 से ये चलेगा 4 टाइम 2 बार π/2 माइनस π/4 बचेगा π/4, कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है जी, कॉस π/4 आपको क्या निकालना है, और इक्वेशन में इक्वेशन π/2 माइनस π/4, आधे में से पाव टुकड़ा चला गया, कितना बचा π/4 बचा, कॉस π/4 यानी कि 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये 4 ने ये 4 को मार दिया, और यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे बचा पाई, और यहाँ पे बचा आपके पास में 1/√2, यानी कि ए की वैल्यू हो गई है √2/पाई, ए की वैल्यू हो गई है √2/पाई, ठीक है। देख लो एक बार ध्यान से, देख लो इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को ध्यान से समझ लो कैसे आई ये तो इक्वेशन, पहले हमने फाई निकाला और उसके बाद में फिर वेलोसिटी निकाली, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का फाइनल आंसर होगा ए इज इक्वल्स टू √2/पाई। देखो ये एक क्वेश्चन जो है तो डाउट्स में पूछा गया मुझे कि द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय, क्वेश्चन के अंदर ही क्लियर है कि ये इक्वेशन ऑफ वेव है, नॉट ऑसिलेशन, ठीक है। हाँ वो पता है हमको कि ऑसिलेशंस बहुत सारे अगर एक साथ होने लगे तो उसी को वेव कहा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक जो दिया है ये क्वेश्चन, ये वेव के बारे में दिया है, और एररलेस की ये एक गलती है कि उसने एसएचएम चैप्टर के अंदर में वेव्स के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, ठीक है। एसएचएम और वेव्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एसएचएम एक पार्टिकल का हम कंसिडर कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे पार्टिकल का एसएचएम को वेव्स कहा जाता है अलग अलग टाइम के साथ जब होती है। तो जब हमारा चैप्टर वेव हुआ ही नहीं, जब हमारे चैप्टर के इक्वेशंस हुए नहीं है, वेव्स की इक्वेशन देखना पड़ती है। ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन में क्या आने वाली है मालूम है आपको, देखो ए साइन ऑफ, और यहाँ पे हम ले लेंगे ओमेगा 2π ले लेंगे, अंदर हो जाएगा टी अपॉन कैपिटल टी माइनस x/λ, ये इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन से सॉल्व कर दूं तो ये 2 स्टेप में ही आंसर निकल जाएगा, इसका आंसर 72 आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर और 2 स्टेप आगे जाऊंगा मैं, लैम्डा निकालना है मुझे सिर्फ, और इसका फेज डिफरेंस का इक्वेशन लगाना है। फेज डिफरेंस पूछा है ना, तो मैंने आपको फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला सिखाया था, देखो क्योंकि मैं वेव का आपको थोड़ा सा बेसिक व्यू पढ़ा चुका हूँ, एक वेव का फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस क्या होता है, तो देखो यहाँ से निकल जाता है वो, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, है ना, इंटू पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया है, तो पार्ट डिफरेंस दिया 2 mm, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की जगह पे 2 मिलीमीटर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इस इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू निकल जाती है 1/0.1 निकल जाती है वैल्यू, और वो यहाँ पर लगाने के बाद आपको फेज डिफरेंस निकल जाता है 72 डिग्रीज के अंदर, ठीक है। 72 डिग्री में ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन क्योंकि आपको ये इक्वेशन पता ही नहीं है,
जब आपको इक्वेशन नहीं पता आप ये कैसे निकाल पाओगे? ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, आप ये लगा लोगे, लेकिन आपके पास में जब लैम्डा ही नहीं है, लैम्डा आता ही कब है? जब वेव की इक्वेशन आती है। ये वेव की इक्वेशन है, ये याद कर लो। ठीक है, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दी गई है 2π√2t, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ। तो अगर मैंने समझ लो ऐसे इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन को y को लिखा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 6 sin ऑफ 2π, है ना, और अंदर कितना आ जाएगा? t। तो t को ऐसा लिखूँगा मैं, 2t है ना वो, तो 2t को अगर मैंने ऐसा लिखा तो 1/2, ये 2 नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, तो 1/2 हो गया, माइनस x बाय लैम्डा लिखना है मुझे। तो इस इक्वेशन को 0.1 को अगर मैंने नीचे लेके चलेगा तो 1/0.1। क्या ये सही लिखा मैंने? बिल्कुल सही लिखा ना, क्योंकि देखो ये मीनिंग तो वही है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं फ़र्क है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/λ। तो ये देखो, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव है और ये हमारी इक्वेशन गिवन है, दोनों को कंपेयर करो तो दोनों में से हमको वैल्यू निकल कर आती है कैपिटल T इज इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड्स, ठीक है, और लैम्डा निकल कर आता है 1/0.1 यानी कि 10, ठीक है, ये आ जाता है 10 वैल्यू उसका। और इक्वेशन काय में है? इक्वेशन दी हुई आपकी x एंड y आर इन मिलीमीटर, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ये मिलीमीटर है, ये 10 मिलीमीटर्स, ठीक है, ये 10 मिलीमीटर, तो यहाँ उसको यहाँ ले आके रखना पड़ेगा। तो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ, लैम्डा की वैल्यू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर होता है। और आपको कितना दिया? क्वेश्चन में दिया 2 मिलीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर रहने दो उसको, तो इसको लिख देंगे 10 मिलीमीटर, और ये आ गया 2, यानी कि हो गया वैल्यू कितना निकल गया? ये 2 से चला गया, ये 10/5, 2π/5, दिस इज़ योर फेज डिफरेंस। यहाँ से 2π/5 है, देख लो कितने बार आता है। 2π बोले 360, 360/5 बोले तो पाई की वैल्यू 72 डिग्रीज, ठीक है। ये इक्वेशन इस तरह सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन ये वेव का है, तो एसएचएम के अंदर में वेव के अगर इक्वेशन आ जाते हैं तो आप उनको छोड़ दो सीधा सीधा। हम अगला चैप्टर जब वेव पढ़ने लगे हैं उसके अंदर ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, 2 पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पर है, उनका एम्पलीट्यूड ए है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सब सेम चल रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड भी सेम होगा। मतलब देयर मीन पोजीशन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू ए से बड़ी है, तो ठीक है, उनकी मीन पोजीशन। दो पार्टिकल अलग अलग है जो कि ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल का ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, चलो ऐसा ले लेते हैं, तो ये एक पार्टिकल का ऑसिलेशन हो गया और ये दूसरे पार्टिकल का ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। ऐसा मान लो ये दो ऑसिलेशन है, दोनों एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, और हमको ये बोला गया है कि दोनों की जो मीन पोजीशन है, ठीक है, दोनों की जो मीन पोजीशन है। अगर मैं एक काम करता हूँ कि इस इक्वेशन को, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो यहाँ लगा देता हूँ, अब आपको और ध्यान से समझ में आएगा कि दोनों की मीन पोजीशन जो है, कहाँ है उनकी मीन पोजीशन। देखो क्वेश्चन में दिया है कि ये मीन पोजीशन है ना, और ये है इसकी मीन पोजीशन। ये दोनों का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है एक्स नॉट, समझे, ये एक्स नॉट का सेपरेशन है दोनों के बीच में। ओके, अब एम्पलीट्यूड कहाँ होता है, तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ होता है और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ होता है, ये एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक है। दोनों का सेपरेशन हमने एक्स नॉट ले लिया, ओके, दोनों के मीन पोजीशन का सेपरेशन एक्स नॉट ले लिया। और इफ़ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज एक्स नॉट प्लस ए, यानी कि दोनों पार्टिकल के बीच में जो है, तो मैक्सिमम सेपरेशन कितना है, मैक्सिमम सेपरेशन दिया एक्स नॉट प्लस ए, मतलब ये एक्स नॉट है और प्लस ए है, तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, ठीक है, नो डाउट। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, सबसे ईजिएस्ट पॉसिबिलिटी जो है उसको ले लेते हैं। ईजिएस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि एक्स नॉट, यानी कि हमारा एक पार्टिकल जो होगा वो इस पोजीशन पे होगा, पार्टिकल नंबर 1 को मान लो, पार्टिकल नंबर 1 को मान लो कि वो मीन पोजीशन पर है इसकी, इसको मान लेते हैं पार्टिकल P और इसको मान लेते हैं पार्टिकल Q। पार्टिकल P जो है हमारा वो मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है, और पार्टिकल Q जो है हमारा वो कहाँ चला जाएगा फिर, Q जो है वो मीन पोजीशन पे नहीं होगा, एक्स नॉट प्लस ए पे होगा। एक्स नॉट प्लस ए बोले तो ये ए डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ए है, तो वो हमारा पार्टिकल Q यहाँ होगा कुछ तो भी, ठीक है, तो Q हमारा पार्टिकल यहाँ होगा मान लो। तो ये हो गया आपका पार्टिकल नंबर 2। तो पार्टिकल नंबर 1 और 2 ये दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो चुका है, एक्स नॉट प्लस ए, ठीक है। अब ये पूरा डिस्टेंस देखो, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो चुका है, एक्स नॉट प्लस ए का डिस्टेंस हो चुका है, ओके।
इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, मैंने सारे के सारे अप्लाई नहीं किए। एक जो इक्वेशन वाला मेथड है जो कि अक्सर वेबसाइट्स पर दिया है वो काफ़ी लेंदी है, मतलब तो सॉल्व करने का तो चांस ही नहीं अपना। ये देखो जेई का क्वेश्चन है मेनली, ठीक है, AIEEE मतलब बाद में जेई बन गया ये, तो ये जेई का क्वेश्चन है मेनली। और इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड जो दिया गया है, अगर आप देखेंगे कुछ वेबसाइट्स के ऊपर में जो दिया गया इसका मेथड, वो काफ़ी लेंदी है। आप उसको अगर छोड़ दो तो इस मेथड से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x0 प्लस a हो गया। एक पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पर है और एक मीन पर है, तो इक्वेशन कैसी होती है, एक की इक्वेशन आप लिखेंगे तो आ जाएगी इक्वेशन a साइन ऑफ ओमेगा टी, और जब दूसरे की इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगी a साइन ऑफ ओमेगा टी, नहीं कॉस में लिख देता हूँ पहले, कॉस ओमेगा टी। इसी जगह पे उसकी इक्वेशन 2 की क्या होती है, कॉस में होती है, लेकिन कॉस को अगर हमने साइन करके लिखा तो a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, है ना, ओमेगा टी प्लस π/2, ये इक्वेशन हो जाती है उसकी। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये y2 की इक्वेशन है। अब अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, यानी कि आंसर इज π/2, ठीक है, आंसर इज π/2 दिया, ये आंसर इसका हो सकता है। देखो एपिसोड 8 में मैंने एक क्वेश्चन लिया था और ये होमवर्क में दिया था, आई थिंक मैंने शायद एपिसोड 8 में था ये क्वेश्चन कि टाइम 24 सेकंड्स है, ठीक है, टाइम पीरियड कितना है 24 सेकंड। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 2 पार्टिकल्स P एंड Q आफ्टर 4 सेकंड। तो ये वाला हमारा पार्टिकल है, ये रेफरेंस होता है हमारा, ठीक है, याद रखो रेफरेंस यहाँ से होता है और हम यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं, समझो हम ऐसे कर रहे हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो, क्लॉकवाइज जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, यहाँ पर ये P है और ये हमारा पार्टिकल है, इसका नाम Q रखा हमने, और ये जो है अभी ये 60 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है, देखो आपको पता है ना, ये होती है मीन पोजीशन और ये क्या होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ये होता है प्लस a पॉइंट और ये होता है माइनस a वाला पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो ये वाले पॉइंट को हमने क्या दिया, a/2 दिया है, a/2 लिख कर दिया। तो अगर आप देखेंगे एडजेसेंट साइड a/2 है और ये अगर ये a होता है हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 60 डिग्री, cos 60 है ये, तो ये है आपके पास में 60 डिग्री का वैल्यू। ये 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, P और Q के बीच में भी फेज डिफरेंस कितना है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये अगर इसको आप यहाँ बनाना चाहो ना, देखो मैं आपको बताऊँ, अगर क्लैरिटी दूँ अगर मैं आपको कि क्वेश्चन की क्लैरिटी कैसी है, तो देखो ज़रा, ये क्वेश्चन की क्लैरिटी कुछ इस तरह से, देखो 2 SHM मैंने बनाए, ये हमारे पार्टिकल P का SHM है, ये पार्टिकल Q का SHM है। तो देखो पार्टिकल P जो है जस्ट अपनी रेफरेंस पोजीशन से निकला है और P पर गया है, मतलब उसने सिर्फ अभी ओमेगा टी कंप्लीट किया है, और ओमेगा टी कितना है, ओमेगा टी 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वो पहुंचा कहाँ पे है, पहुंचा है a/2 पर, यानी कि हम दिया उसका x = a/2 डिस्टेंस पर है वो, ठीक है, x = a/2 पर है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है आपको दिख रहा है, इसका नाम O रख दो, इसका नाम कुछ तो O' रख दो, O' की वैल्यू a/2 है, ठीक है, ऐसा है, O' की वैल्यू कितनी है a/2। देयरफॉर आप देखेंगे ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। तो बस हमारा पार्टिकल अभी यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो P हमारा यहाँ पे है, देखो ज़रा P इस जगह पे है और वो इधर जा रहा है, ठीक है, वो इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, ऐसे होगा, यहाँ जा रहा है वो। और Q किधर है, फिर देखो Q जो है ये एक्सट्रीम पे चला गया, एक्सट्रीम पे जाकर वापस आ रहा है और वो उसी जगह पे a/2 पर, ये a/2 डिस्टेंस है, याद रखो a/2 डिस्टेंस है। तो हमारा Q पार्टिकल यहाँ है देखो, और वो इधर जा रहा है, लेकिन ऐसे वो इधर जा रहा है, Q पार्टिकल हमारा इधर जा रहा है, ठीक है। अभी ये दोनों यहाँ पे है, अब क्या बोला 4 सेकंड के बाद क्या होगा, तो 4 सेकंड के बाद में ये P जो है ये एक्सट्रीम पे जाकर इधर आना शुरू हो जाएगा और Q जो है कुछ इधर चला जाएगा, तो वो दोनों का सेपरेशन कितना हो जाएगा वो हमको निकालना है, दोनों का सेपरेशन 4 सेकंड के बाद। ये Q हमारा इधर चल रहा है और P हमारा इधर चल रहा है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो चलो सेपरेशन निकालते हैं 4 सेकंड के बाद। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ कि एज टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है अपने पास में एज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 24 सेकेंड्स, है ना। 24 सेकंड में वो कितना चलता है देखो, तो 24 सेकंड में वो चलता है 360 डिग्रीज, है ना, 360 डिग्री चलता है। तो बताओ कि वो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 24 सेकंड में वो 360 चलता है, यानी कि अगर आपने इसको 2 पाई बोला, ये 2 पाई है ना, ये 2 पाई, तो पाई चलने के लिए उसको 12 सेकंड लगेंगे, है ना, सोचो ऐसा, पाई चलने के लिए यानी कि 180 डिग्री चलने के लिए, मतलब उसको सिर्फ 6 सेकंड लगेंगे
90 डिग्री चलने के लिए। ये मैं स्प्लिट करके बता रहा हूँ, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा मैं उनके लिए और स्प्लिट कर करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसा है बोल कर। तो ये देखो 6 सेकंड में वो 90 डिग्री चलता है, तो 1 सेकंड में क्या वो 90/6 बोले तो 15 डिग्री चल पाएगा। 1 सेकंड में वो 15 डिग्री चलता है, तो हम लिखेंगे कि हमारा पार्टिकल जो है 1 सेकंड में 15 डिग्री चलता है। तो देयरफॉर इन 4 सेकेंड्स वो कितना चलेगा, 4 सेकेंड्स उसका जो थीटा होगा वो चेंज हो जाएगा 15 चौक 60 डिग्री से 60 डिग्री से, समझे? ऐसा हो जाएगा 15 4 बार चला तो ये हो गया 60 डिग्री। अब वो 60 डिग्री आगे चलेगा, मतलब ये इक्वेशन के अंदर में अगर मैं बताऊँ कि वो 60 डिग्री आगे गया, देखो ये 60 है, ये कितना है अभी, ये 30 है, तो ये Q कहाँ चला जाएगा हमारा, Q यहाँ पे यहाँ चला जाएगा, देखो Q यहाँ जाएगा, देखो ये Q 30 + 30 कितना हो जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया Q मेरा। अच्छा, और P कहाँ पे आ जाएगा, 60 डिग्री चलकर, तो P यहाँ से पूरा 60 डिग्री चलकर यहाँ आ जाएगा, तो P अपना यहाँ आ जाएगा, दिस इज़ P, ये फाइनल पोजीशन P की और ये Q की, समझा? ऐसा है, ये Q की फाइनल पोजीशन है। क्या मसला है इसके अंदर में, बहुत बड़ा जो है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ ना, 60 60 60 बस इतना तो आपको देखना है। ये एग्जैक्टली यहाँ नहीं आता है, यहाँ पे 30 और 30 है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। आप डायग्राम पे मत जाओ, लेकिन एंगल्स पे जाओ, सिर्फ एंगल्स देखो एग्जैक्टली, ठीक है? क्योंकि आप बोलेंगे कि सर ये ऐसा है तो ये तो 180 डिग्री होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था, बराबर है, 120 है, मतलब कि थोड़ा सा कम पे आएगा, थोड़ा सा पीछे आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है? तो लेकिन अभी बना दिया ना, तो जाने दो। यहाँ पे 30 और 30 हो गया ना ये, तो आपको देखना है कि Q कितना चला 60 डिग्री, P कितना चला 60 डिग्री। तो अब ये दोनों की पोजीशन कहाँ है, देखो रिलेटिव पोजीशन। तो देखो P कहाँ पे है, हमारा एक्सट्रीम पर खड़ा है, तो P हमारा यहाँ खड़ा है, ठीक है? ये P खड़ा हुआ है हमारा, दिस इज P। और Q कहाँ पे खड़ा है, तो वो यहाँ पे खड़ा है 30 डिग्री अपार्ट। 30 डिग्री अपार्ट मतलब कि अगर ये लाइन को आप ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 हो गया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 ना, cos 60 निकालो, cos 60 इज इक्वल्स टू a/2, यानी कि ये डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है ना, चलो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो क्या लिखेंगे आप, x अपॉन एम्पलीट्यूड, ये हाइपोटेनियस लिखेंगे ना, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, लो कलर बदल देते हैं बस, ठीक है? ये हो जाएगा, x निकाल रहे हैं आप, x, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका a, तो x/a इज इक्वल टू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 है ना, ये हो गया cos 60 की, cos 60 1/2 होता है, सॉरी 1/2, और ये कितना हो गया x/a, तो a इधर आ गया, तो a इज इक्वल टू x इज टू a/2, मतलब ये डिस्टेंस कितना है a/2, मतलब ये कहाँ पे आ गया a/2 इधर आ गया, a/2, ये Q यहाँ चल के आ गया आपका, देखो ज़रा, यानी कि हमारा Q जो स्टार्ट से निकला था, देखो यहाँ से निकला था, यहाँ से वो गया ऐसे, ऐसा घूमकर ऐसा आया, और ऐसा घूमकर अभी यहाँ से यहाँ गया, तो हमारा Q जो है वो यहाँ से यहाँ तक चल कर गया, ठीक है? इतना चल कर गया, और P जो है हमारा वो यहाँ से यहाँ चल कर गया। अब दोनों में सेपरेशन कितना है, तो हम बोलेंगे सेपरेशन कितना हो जाएगा, दोनों में सेपरेशन देखना है, तो देखो सेपरेशन दोनों में, ओहो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी, सेपरेशन दोनों में, तो ये है a/2 का डिस्टेंस, ये a/2 का डिस्टेंस है, और हमारा P यहाँ खड़ा है ना, एम्पलीट्यूड तो दोनों के सेम है, तो P हमारा एम्पलीट्यूड पे खड़ा है, तो ये होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, तो हम लिखेंगे कि सेपरेशन बिटवीन देम, बिटवीन P एंड Q इज इक्वल्स टू a + a/2। समझा कैसे आया, तो सेपरेशन यानी क्या हो जाएगा आपके पास में 3a/2, समझे? ये आंसर है आपका, 3a/2 का सेपरेशन हो जाएगा उनके बीच में। पहले जब वो यहाँ थे इस जगह पर, तो सेपरेशन कितना था, 0, उनके बीच में सेपरेशन था 0, दोनों a/2 पे खड़े थे। बाद में क्या हो गया, सेपरेशन बढ़ गया, और सेपरेशन बढ़कर कितना हो गया, 3a/2 हो गया। इसको इक्वेशन से सॉल्व करने लगोगे तो इक्वेशन से बहुत मुश्किल जाएगा, तो इसीलिए इसको सिंपल कर देना, इसको आसानी से हम यहाँ से फेजर से सॉल्व करते हैं, और फेजर से एकदम चिल्लर में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आई यहाँ तक की बात, ओके? चलिए ये क्वेश्चन आपको मैं 2 होमवर्क में देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन ले लो, 19 और 20 ले लो, ये होमवर्क में दोनों भी, शायद आपसे हो पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, फेजर से ट्राई करो, इसको जल्दी सॉल्व होता है ये वाला, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अटैच टू ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? स्प्रिंग बोला है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं ना, बस वो इंपॉर्टेंट है। एक्स टू 2 × 10⁻² cos ऑफ ओमेगा टी, द टाइम एट विच द मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट ऑकर्स, पहली बार मैक्सिमम स्पीड आती है, अच्छा
ठीक है, पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं, देखो देखो अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये वाला तो डेफिनेटली ट्राई करो। पार्टिकल मूव्स सिंपल हार्मोनिकली इन स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फर्स्ट t सेकंड में वो चलता है a डिस्टेंस और नेक्स्ट t सेकंड में चलता है 2a डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन, देन इट्स टाइम पीरियड इज। थोड़ा सा लेंदी है इसका आंसर, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। अगर आपका आंसर आ गया तो गुड, नहीं आया तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे, जिसके अंदर हम जो है तो एनर्जी ऑफ SHM स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।